हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। इस श्रृंखला में आज लगातार हम आपके सामने तमाम जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज देश इस लड़ाई में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी राय आपके सामने रख रहे हैं। बायोटेक ऐसी कंपनी है जिसने बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में, बायोकॉन एक ऐसी कंपनी है जिसने बायोटेक के इस पूरे माहौल में भारत के लिए बहुत कुछ किया है। बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मंजुमदार-शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, सबसे पहला सवाल, आपने ट्वीट में एक लिखा ये बात कि अगर मेरे अधिकार में होता तो मैं अगस्त के महीने से ही वैक्सीन का निर्माण शुरू कर देती, भले ही उसका परीक्षण हुआ हो, उसकी जांच हुई हो, एफिकेसी तय हो, फिर भी मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर देती। आज वैक्सीन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके प्रोक्योरमेंट में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं तो ऐसे मानती हूं कि ये जो कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन मैनेजमेंट की दिशा में अगर आप देखें तो ये डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होनी चाहिए। जैसे कि मुंबई शहर में वार्ड लेवल पे जो डिसेंट्रलाइजेशन किया है उन्होंने, तो उनका जो कोविड मैनेजमेंट है बहुत ही इफेक्टिव हुआ है। और मैं मानती हूं कि इस इतनी बड़ी पैंडेमिक में अगर आप सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल की मैनेजमेंट की स्टाइल अगर आप करें तो इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि मैं ये समझती हूं कि लोकल ओनरशिप होनी चाहिए। और जब लोकल ओनरशिप होती है लोगों के हाथ में और एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में, तो काफी इफेक्टिव हो जाता है। किरण जी, वैक्सीन प्रोडक्शन हमारे लिए एक बहुत समस्या भी है और हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है। इसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं? क्या हम तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या अभी तक जो हम कर रहे हैं वो काफी है? तो वैक्सीन प्रोडक्शन में जो हो सकता है वो हो रहा है। इट इज नॉट इजी टू रैंप अप वैक्सीन प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये एक बायोलॉजिक प्रोडक्शन या बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कहला जाता है। और इसमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो कंज्यूमेबल्स चाहिए, उसकी बहुत कमी है वर्ल्ड में। तो उसीलिए ये जब विश्व की कमी, जब इफ वी कैन मीट द डिमांड तो काफी हो सकता है। और हमारी वैक्सीन कंपनीज भी यही कह रही है कि हमें ये रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमेबल्स अगर आप दिला सकते हैं तो हम काफी रैंपिंग अप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं समझती हूं कि जो कर रहे हैं वैक्सीन कंपनी, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। और हमें उनको ऑफ कोर्स जितना सपोर्ट हम दे सकते हैं उनको देना चाहिए। और विश्व में भी जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं सब वैक्सीन कंपनी को वो करनी चाहिए। जो अभी तक जानकारी आ रही है उसके आधार पर भारत सरकार तकरीबन 30 करोड़ वैक्सीनेशन प्रोसेस करना चाहती है अगले 3 महीने के भीतर। आपको लगता है क्या हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएंगे? और अगर नहीं तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, 30 करोड़ तो 3 महीने में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो 2 वैक्सीन कंपनियां हैं जो 2 वैक्सीन को जो प्रोड्यूस कर रही हैं, उसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन भी आ रहा है और दूसरे वैक्सीन भी आ रहे हैं। तो उसीलिए मैं समझती हूँ कि ये हम सफल होंगे इस वैक्सीनेशन डिप्लॉयमेंट की गोल्स में। जी, आपकी खुद की कंपनी ऐसी कई दवाइयों का निर्माण कर रही है जिसके जरिए कोरोना से लड़ाई में मदद मिल रही है। आपकी खुद की कंपनी क्या क्या कर रही है? आप एक हेल्पलाइन भी चला रही हैं, उससे क्या फायदे मिल रहे हैं लोगों को? तो हमारी कंपनी काफी ट्रीटमेंट के लिए दवाई बना रही है, जैसे कि रेमडेसिविर, जैसे कि इटोलिजुमैब, जैसे कि साइटोसॉब वगैरह वगैरह। तो हम इसको भी हम बहुत ही रैंप अप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी भी बहुत कमी है हमारे देश में। और हम सब फार्मा क्षेत्र में सब कंपनियां बहुत ही ध्यान दे रही है ये रैंपिंग अप की दिशा में।
और हम समझते हैं कि अभी एक दो महीने में जब ये सब कंट्रोल में आ जाएगा तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी मीटिंग द डिमांड। जी किरण जी, मैं थोड़ा सा आग्रह करता हूं, थोड़ा सा आप अगर पीछे हो जाएं तो थोड़ा आपका चेहरा हमारे दर्शक बेहतर देख पाए। जी बिल्कुल, थोड़ा सा और। जी किरण जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर कोई अपनी तरफ से वैक्सीनेशन के प्रोसेस में अपना योगदान दे रहा है। आपका एक बयान आया जो जरा मुझे कौतूहल उसमें आया, और वो ये, आपने कहा कि जिनको कोविड हो चुका है उन्हें 3 महीने तक वैक्सीन देने की आवश्यकता नहीं है, हमें पहले वैक्सीन उन लोगों को देना चाहिए जिन्हें कोविड नहीं हुआ है। ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि अगर वैक्सीन की कमी है तो वी शुड वैक्सीनेट दोज हु आर नॉट इन्फेक्टेड एज येट। इसीलिए इस दिशा में अगर हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं तो जिसको कोविड हुआ है उनको इम्यूनिटी आ गई है थोड़ी सी, तो उसीलिए मेरा मानने का ये है कि जिसको कोविड नहीं हुआ है उनको हमें पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हम इस बैटल से हम जीत सके। तो उसीलिए आई थिंक वैक्सीनेशन प्रायोरिटाइजेशन की और स्ट्रैटेजी की बहुत जरूरी है कि हम सब टीपीआर जो कहला जाता है, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, जहां टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ही लो है उनको पहले वैक्सीनेट करना चाहिए, जहां टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है उनको जल्दी लॉकडाउन या क्वारंटीन, जबरदस्त क्वारंटीन करनी चाहिए। ऐसी हमें बहुत ही पॉलिसीज करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रैपिड रिस्पॉन्स। जी, आपने बहुत एस्ट्राजेनेका की तरफ से जो प्रोडक्शन का काम चल रहा है सीरम इंस्टीट्यूट में, अदर पूनावाला के संबंध में आपने उनकी कई बार तारीफ भी की है, और आपने ये भी कहा कि बहुत मेहनत से वो काम कर रहे हैं देश में। क्या आपको लगता है कि उन्हें सही सहूलियतें दी जा रही हैं? क्या भारत सरकार उन्हें सब कुछ मुहैया करा रही है जिसकी वजह से हम उन पर निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसी कंपनियां ही इस देश को बचा सकती हैं इस महामारी से? नहीं, मैं तो समझती हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट को बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, और वो ही बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि वो अपनी कैपेसिटी बहुत ही जल्द से जल्द एक्सपैंड कर सकते हैं। तो उसीलिए मैं समझती हूँ कि जो करना चाहिए और जो कर सकते हैं वो हो रहा है। तो लेट अस जस्ट होप कि ये वैक्सीन की शॉर्टेज जो हमें अभी महसूस हो रही है कि एक दो महीने में ये महसूस कमी हो जाएगी। किरण जी, आपकी कंपनी बायोकॉन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत जिम्मेदारी से लेकर आगे चलती है, और खुद आप इसमें बहुत आगे हैं, बहुत लोगों की मदद आप लोग करते हैं। ये बताइए कि आज कॉर्पोरेट भारत किस तरीके से आम जनता और आम लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है, और उससे कितना फायदा हो रहा है? तो मैं तो समझती हूँ कि कॉर्पोरेट इंडिया बहुत ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है, और सब कंपनियां बहुत ही कंट्रीब्यूशंस की है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए, या ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए, या हमने बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन किए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बेड्स, जैसे कि वेंटिलेटर्स, जैसे कि दवाई। हम तो ये भी चाहते हैं कि हम हमारे एम्प्लॉइज और हमारी कम्युनिटीज को भी हम वैक्सीनेट करेंगे जब वैक्सीन मिलेंगे हमको, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक कॉर्पोरेट इंडिया ने तो बहुत ही जिम्मेदारी से बहुत ही अपना रूप दिखाया है। जी, आपका एक और बयान मुझे थोड़ा सा ताज्जुब करता है। आपने कहा कि लॉकडाउन आवश्यक है और लॉकडाउन को बहुत संजीदगी से लिया जाना चाहिए। जिस तरह से पार्शियल लॉकडाउन, यानी कि जहां जहां जरूरी है वहां लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या यह अपने आप में काफी है, या आप मानती हैं कि पूरे देश में कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए, जैसे हमने मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में पिछले साल लॉकडाउन देखा था, वो आज जरूरी है? क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है आज हमारे देश के लिए? देखिए, हमें तो पता है कि पैंडेमिक रिस्पॉन्स के लिए जब बहुत ही ये केसेस आते हैं जैसे कि हमारे देश में हो रहा है, तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू लॉक डाउन फॉर 2 वीक्स एटलीस्ट। तो उसीलिए जिसी भी शहर में बहुत ही केसेस ये
हो रहा है तो उसमें तो सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन शहर के अंदर भी अगर आप वार्ड वाइज अगर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटीज होंगे, जैसे कि कोई वार्ड पार्शियल लॉकडाउन हो सकते हैं, कोई वार्ड में टोटल लॉकडाउन होनी चाहिए, कोई वार्ड या कोई डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली अगर आप स्टेट लेवल में अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट पार्शियल लॉकडाउन हो सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट पूरे लॉकडाउन होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब सर्वेलेंस से ही हो सकता है, टेस्टिंग से ही हो सकता है और डेटा से ही हो सकता है। उसीलिए मैं तो ये बहुत ही मैं चाहती हूं कि हम डेटा लेड पॉलिसी हम कर सकते हैं, करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने डेटा लेड पॉलिसी की बात की तो जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर मैं कर्नाटक की बात कहूं, आप खुद अभी बेंगलुरु में हैं, कर्नाटक में, उसके साथ साथ तमिलनाडु में ऐसा लग रहा है कि विस्फोट होने जा रहा है। क्या कर सकते हैं ताकि इन राज्यों में तुरंत हम नियंत्रण में ला सकें और जिससे लोगों का भला हो सके? तो आपने तो सुना होगा कि कर्नाटका में हमने बेंगलुरु शहर में हमने टोटल लॉकडाउन की हमने एक अनाउंसमेंट की है 2 हफ्ते के लिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मूव। और इसेंशियल सर्विसेज के अलावा और कोई एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है। उसी तरह हमें सब देश में देखना चाहिए कि कौन सी शहर में ज्यादा केसेस है, कौन सी शहर में टीपीआर रेट्स बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसी क्षेत्र में हमें ये टोटल लॉकडाउन करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, केरल में जो हमने अभी तजुर्बा देखा, बताया गया कि जितने वैक्सीन के वायल्स दिए गए और जितने लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता था उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया गया, क्योंकि वायल्स में जो थोड़ा बहुत बचता है उसको मिलाकर नर्सेज ने इस पूरे सिस्टम को बड़े अच्छे से अंजाम दिया। क्या पूरे देश में इसे लागू किया जा सकता है? क्या हम वेस्टेज को बचा सकते हैं? बिल्कुल, वेस्टेज शुड बी सेव्ड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इस हालत में वी कैन नॉट अफोर्ड एनी वेस्टेज। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इफ वी वेस्ट। और आपने तो देखा है कि पहले फेज का वैक्सीनेशन हुआ था, काफी वेस्टेज हुआ था हमारे देश में, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तो इसीलिए मैं मानती हूं कि जो केरल स्टेट ने की है वो बहुत ही कमेंडेबल है और दूसरे स्टेट्स को भी उसको एम्यूलेट करनी चाहिए। किरण जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। किरण मजूमदार, बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, न सिर्फ वो ये बता रही हैं कि आज हमें हर वैक्सीन को बताना है, बल्कि सबसे जरूरी है कि अगर हो सके तो एक वाइल जिसमें 10 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है उसमें 11 या 12 लोगों को वैक्सीन लगाएं, तभी तो जीतेगा इंडिया। इंडिया टीवी पर कॉन्क्लेव लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ देश के जाने माने वैज्ञानिक और डॉक्टर जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे क्या थर्ड वेव पर भी काम करेगी वैक्सीन, और डबल म्यूटेंट के बाद वायरस के और कितने वेरिएंट सामने आ सकते हैं। बन रही है हमारे साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।